हाय वेलकम टू द डेटा स्ट्रक्चर कोर्स। किसी भी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करने के लिए देयर आर द टू इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसके बिहाफ पर हम एल्गोरिथम्स की इफिशिएंसी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। दे आर द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, जो इस सेशन पे हम डिस्कस करने वाले हैं। इधर आप डेटा स्ट्रक्चर्स में इन टॉपिक्स को कवर करें या एल्गोरिथम एनालिसिस के अंदर या एआई के अंदर। दिस इज वन ऑफ द हॉट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टू अंडरस्टैंड एनी काइंड ऑफ द एल्गोरिथम इन द स्पेस ऑफ द और इन द स्कोप ऑफ द इफिशिएंसी ऑफ द एल्गोरिथम। तो वीडियो कंटिन्यू करूंगा, लेकिन उससे पहले बताता चलो कि इससे प्रीवियसली जितनी वीडियोस हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है जो यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। फादर हुसैन सीएस सर्च करने के बाद आप चैनल पे पहुंचेंगे। डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद है, विथ आप वॉच कर सकते हैं, जबकि कंटेंट रिलेटेड मटेरियल मेरे ब्लॉग fadhusaincs.blogspot.com पे। तो क्या सोच रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की चीज़ें बर वक्त आसानी के साथ आपको सीखने को मिलती है। सो अभी हमने देखा कि दो टर्म्स का कॉन्सेप्ट हमें एल्गोरिथम की एफिशिएंसी बता रहा होगा। द फर्स्ट वन इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जिसमें रैम मॉडल को भी हम डिस्कस करेंगे ये क्या है और किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। सेकंड स्पेस है, और स्पेस में ऑक्सिलरी स्पेस का एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है और वो क्या होता है, ये चीज़ें भी हम जानेंगे। तो ये स्टडी एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी होती है, ठीक है, और जिससे हमें ये पता चलता है कि उसकी एफिशिएंसी क्या है उस एल्गोरिथम की जिसमें हम अप्लाई कर रहे हैं। तो क्या ये मशीन पर या किसी सॉफ्टवेयर पर डिपेंडेंट है, यानी ये हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर पर डिपेंडेंट होती है? नहीं, ये इंडिपेंडेंट ऑफ द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है। एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अप्रोच कि अगर एक मशीन i5 है और उसमें अपने एल्गोरिथम की एफिशिएंसी चेक की जा रही है, और फॉर एग्जांपल एक सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, तो इन दोनों में काफ़ी फ़र्क रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी एडवांस है। लेकिन इंडिपेंडेंट होने की वजह से आप एल्गोरिथम इसमें रन करें या फिर इसमें एल्गोरिथम को रन करें, द बोथ आर द सेम, ठीक है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट होंगे हार्डवेयर से और सॉफ्टवेयर से। और इससे फ़ायदा ये होगा कि आप वो एक्सपेरिमेंट किसी भी जगह पे किया जा रहा हो, वो एक यूनिवर्सल स्ट्रेंथ या यूनिवर्सल बेस पर होगा, जिसके ज़रिए से हम किसी भी एल्गोरिथम की एफिशिएंसी इन अ फॉर्म ऑफ द टाइम और स्पेस फाइंड कर सकें। सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो सेशन होने वाला है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम का वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में टाइम का फॉर्मेट आता है, आप आवर्स, ठीक है, और मिनट्स या फिर सेकंड्स के फॉर्म पर इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना शुरू करते हैं। अगर हम आपसे ये डिस्कस करें कि दो एल्गोरिथम्स हैं हमारे पास, A1 और A2। A1 के हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं कि उसे रन होने के लिए 5 सेकंड्स की ज़रूरत है और सेकंड को 3 सेकंड्स की ज़रूरत पड़ रही है रन होने के लिए। तो बेस्ड ऑन दिस कंडीशन आप फ़ौरन से प्रेफर करेंगे कि 3 सेकंड्स वाला बेस्ट है। लेकिन दे बोथ आर रॉन्ग, क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डायरेक्टली सेकंड्स पे कभी मेजर नहीं किए जा रहे होते, बल्कि वो इन स्कोप से इंडिपेंडेंट होते हैं। और उनमें हम जिस चीज़ को कंसीडर करते हैं दैट इज सेड टू बी अ नंबर ऑफ द ऑपरेशंस। नंबर ऑफ द ऑपरेशंस हमें बताते हैं कि हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट दिस होल कोड, और उसी एग्जीक्यूशंस को बिग ओ नोटेशंस के जरिए लिखा जा रहा होता है, ठीक है। बिग ओ नोटेशन में आपको इस तरह से n स्क्वायर दिख रहा होता है या फिर बिग ओ ऑफ n लिखा जा रहा होता है, एंड सो ऑन। इस तरह की टर्मिनोलॉजीज वहाँ पे इस्तेमाल होती है। ये क्या है, जैसे जैसे आगे जाएंगे सारी चीज़ें समझेंगे। तो नंबर ऑफ द ऑपरेशंस के जरिए से हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का पता चलता है, ठीक है। लेकिन अभी हम किसी भी ऑपरेशंस पे रिस्पेक्ट से बात नहीं कर रहे हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। अभी हम एक प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, और प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के बिहाफ पर फिर हम जंप करेंगे कि एक्चुअली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड किस तरह से किया जाता है। ओके, तो प्रॉब्लम क्या है, फाइंड द डुप्लीकेट इन अ एरे n+1 इंटीजर, यानी n+1 इंटीजर्स हमारे पास मौजूद है और हमें उनमें से डुप्लीकेट वैल्यूज निकालनी। देयर आर डिफरेंट अप्रोचेस टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ एरे के सीक्वेंसेस इस तरह से हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 5 5 6 7 8 9, ठीक। ये कुछ टर्म्स हैं। इन टर्म्स को हमने एरे में सर्व कर लिया और हम जानते हैं एरे के सेशन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। दे आर कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस, ठीक है। इंडेक्सेस नंबर से इसको फिल्टर आउट किया जा सकता है, ठीक है, एंड सो ऑन द प्रोसेस। तो पहले अप्रोच के लिए हमने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन के अंदर एरे वैल्यूज पास किया और उसके बाद एरे का हमने साइज बता दिया। सबसे पहले अप्रोच में हम क्या कर रहे हैं, हमने दो एरेज लिए, लूप लिए। पहले लूप की जिम्मेदारी ये है कि वो 0 से n-1 टर्म तक जाएगा। n-1 का मतलब है 0 टू लास्ट वैल्यू से पहले तक, क्योंकि ये 0 से चल रहा है तो लास्ट वैल्यू तक जाएगा, ठीक है। और फिर j की वैल्यू में हमने i+1 के साथ आइट्रेट किया, जबकि j लेस देन n है और j+1, यानी जिस तरह से नेचुरल लूप को आइट्रेट किया जाता है वैसे किया जा रहा है। अब यहाँ पर हमने कहा कि पहली जो एरे की वैल्यूज है, पहले जो एरे की वैल्यूज है आई के जरिए से जो आएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि पेरेंट का लूप फर्स्ट चलता है और जो चाइल्ड होता है उसका वो कंप्लीट चलता है, ठीक है ना। लॉजिकली ऐसा ही होता है। फिर पेरेंट की वैल्यूज चेंज होगी 1 से 2 तो फिर वो कंप्लीट चलेगा, सो। तो हमने पहले इंडेक्स की वैल्यूज ली और उससे मैं कंपेयर कर रहा हूँ रेस्ट ऑफ दी तमाम वैल्यूज से,
ठीक है, रेस्ट ऑफ द तमाम अलग अलग वैल्यूज से, इससे कर रहा हूँ, इससे कर रहा हूँ, इससे कर रहा हूँ, ठीक है, हर से कंपेयर किया जा रहा है। और जैसे ही उसे कहीं डुप्लीकेट वैल्यूज मिलेगी, ठीक है, जैसे ही उसको डुप्लीकेट वैल्यूज मिल जाती है, यानी बोथ आर सेम, तो लिखा आ जाए कि यहाँ पर इस जगह पर ये वैल्यूज डुप्लीकेट, ठीक है। तो पहली आइट्रेशन पे हुआ, कोई डुप्लीकेशन नहीं मिली, ठीक है। फिर सेकंड पर हमने आइट्रेशन किया सारों के साथ, यानी फर्स्ट के लिए हम 8 आइट्रेशन कर रहे हैं, 2 के लिए 7 करेंगे, ठीक है, 6 3 के लिए 6 करेंगे, एंड सो ऑन, ये प्रोसेस होता जाएगा। फिर 3 के लिए हमने किया, नहीं मिला, 4 के लिए हमने किया, नहीं मिला, 5 के लिए जब हमने किया तो फर्स्ट आइट्रेशन पे ही, यानी फर्स्ट आइट्रेट जब वो किया गया तो हमें डुप्लीकेशन मिल गई, और हमने बता दिया कि एक्चुअली ये वो वैल्यूज है, यानी 5 वो हमारा टर्म है जो डुप्लीकेट है हमारे टर्म पे। लेकिन इस प्रॉब्लम से हमें क्या पता चला? एक्चुअल देखो, इस प्रॉब्लम से हमें ये पता चला कि एक सोल्यूशन निकालने का ये तरीका था, लेकिन इस पे हमने ये देखा कि नंबर ऑफ स्टेप्स या नंबर ऑफ द ऑपरेशंस, ठीक है, ये काफी लग रहे हैं यहाँ पर, यानी हर एक टर्म को दूसरे टर्म से कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है, तो टर्म टाइम क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। तो इस प्रॉब्लम से हमें ये पता चला कि इस वक्त जो आपने अपना सोल्यूशन फाइंड किया है डुप्लीकेट वैल्यूज फाइंड करने के लिए, उसमें टाइम काफी लग रहा है। चलो ठीक है, पहली बात ये हुई। क्या कोई सेकंड अप्रोच हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। आप एक एरे इनिशियलाइज करें सेकंड, ठीक है, एक तो हमारे क्वेश्चन का एरे, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9, फिर एक और एरे बनाओ, सबको 0 से इनिशियलाइज कर दो, ठीक है, ऐसे कर दो, ठीक। और अब क्या करो, फर्स्ट एरे के वैल्यूज लो और उसके बाद एक दफा आइट्रेट करके देखो कि कहीं पे भी 1 मौजूद है, ठीक है, और अगर ऐसा है तो इस वैल्यूज पे जाकर सिर्फ और सिर्फ क्या करो, इस 0 को 1 लिख दो। इंडेक्सिंग है, देखो इसका टर्म यहाँ पर इंडेक्स के बराबर होगा, यानी ये इंडेक्स 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, इस तरह से होगी, ठीक है, तो डॉट डॉट। तो ये जो सेकंड अप्रोच है, इससे फायदा ये हो रहा है कि मैं हर एक वैल्यूज को डायरेक्टली आइट्रेट नहीं कर रहा हूं, बल्कि सेकंड वैल्यूज में उसका काउंट लिख रहा हूं, ठीक है। तो जैसे ही मैं 5 पे पहुंचूंगा, एक दफा आइट्रेट होगा तो 1 होगा, और दूसरी दफा भी 5 आ जाएगा, तो इसका काउंट क्या हो जाएगा? तो जैसे ही इसका काउंट 2 होगा, तो इसका मतलब है कि मैं इस एरे का ये इंडेक्स कॉल कर लूंगा, यानी रिटर्न करवा लूंगा, और मुझे पता चल जाएगा कि एक्चुअली इस रिटर्न से कौन से एलिमेंट मुझे मिल रहा है, राइट। ये सेकंड अप्रोच है। इसी अप्रोच के मुताबिक कोड किया, फाइंड डुप्लीकेट्स के नाम से फंक्शन है, एरे लिया, उसको साइज बता दी मैंने, ठीक है। तो हमने फ्रीक्वेंटली यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ द एरे के लिए हमने एलिमेंट ले लिया 11, सबको 0 से इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। 11 कोड का मतलब है कि जो डेटा लिया गया था उनका काउंट 11 है, वो आपकी मर्जी, आप कुछ भी ले सकते हैं। फिर हमने लूप बनाया, लूप की वैल्यूज चलाई, और अब हम फ्रीक्वेंट यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ द एरे के अंदर क्या कर रहे हैं, हर एक एलिमेंट को ले रहे हैं और नेक्स्ट करते जा रहे हैं, ठीक है। एरे ऑफ आई फिर प्लस प्लस, यानी एरे ऑफ आई के नेक्स्ट पे जाओ, सो आइट्रेट हो गया, तो तमाम वैल्यूज आ गई। उसके बाद हमने लूप चलाया, और लूप चलाकर कह रहे हैं कि हर एक एलिमेंट पे जाकर देखो, यहाँ पर जो 1 वैल्यूज थी प्लस प्लस के साथ, तो सारी 1 है, लेकिन जब कोई भी वैल्यूज डुप्लीकेट होगी तो यकीनी तौर पर वो क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी, और ग्रेटर देन 1 जहां पर हमें मिले तो हम बता देंगे डुप्लीकेट, ठीक है। दैट्स अ वेरी अनदर बेसिक लॉजिक, बट इट इज वन ऑफ द अनदर अप्रोच, दैट इज अनदर अप्रोच, रिमेंबर, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है, दिस प्रॉब्लम, ठीक। अब आप सवाल ये कह सकते हैं कि सर यहाँ पर टाइम तो नहीं लगा, बिल्कुल ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत टाइम लग रहा था, एक एक वैल्यू को आइट्रेट कर रहे थे, आप आगे जा रहे थे। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम हुई, यहाँ प्रॉब्लम ये हुई कि आपने टाइम को बचाया तो, लेकिन आपने स्पेस को कंसिडर नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपने एक एक्स्ट्रा यहाँ पर एरे बना लिया जिसकी जरूरत नहीं थी। आपने तो एक एरे वो है जो क्वेश्चन में मौजूद है, जिसको आप एट्रेट करवा रहे हो, इसे सेव किया हुआ है ना कहीं पर, ठीक है, इसे एट्रेट करवा रहे हो, लेकिन आपने एक स्पेस ले लिया। तो स्पेस लेने की वजह से आपने टाइम को तो बचा लिया, लेकिन आप स्पेस को बचा नहीं सके। तो ये आ गई फिर सेकंड प्रॉब्लम, ये आ गई सेकंड प्रॉब्लम। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड अप्रोच में हमने एक सेकंड प्रॉब्लम को रेज कर लिया जो कि स्पेस की। तो अब इन दोनों प्रॉब्लम्स को देखते हुए हमें एक ऐसा ऑप्टिमल वे तलाश करना होगा जो दोनों वेज में ऑप्टिमल हो, ठीक है, और बैलेंस रहे दोनों का। हम ये नहीं कर सकते कि दोनों चीज़ों को ख़त्म कर लें, ऐसा तो होगा ही नहीं, लेकिन हम दोनों चीज़ों को बैलेंस रख के अपने डेटा को बहुत बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए ये पहला एल्गोरिथम है जो अभी हमने डिस्कस किया था, और ये सेकंड एल्गोरिथम है जो मैंने डिस्कस किया था। अगर मैं डुप्लीकेशन मालूम करना चाह रहा हूँ 1 से 10 तक की वैल्यूज में, तो हम जानते हैं कि इस मैथमेटिकल इक्वेशंस के जरिए से हम सम ऑफ द नेचुरल नंबर मालूम कर सकते हैं, क्योंकि हम 1 से 10 तक नंबर ले रहे हैं, तो 1 से 10 तक ले लूंगा। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा 1 से 10 तक के लिए, तो इसकी वैल्यू 55 आएगी। अगर डुप्लीकेशन होगी यहाँ पर, तो यकीनी तौर पर वो डुप्लीकेशन की वैल्यूज ग्रेटर देन 55 होगी,
क्योंकि एक नंबर एक और दफ़ा रिपीट हो रहा होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि वो जो सम होगा, ठीक है, जिसको मैं एस कह रहा हूँ, वो अगर एस ग्रेटर देन 55 है, तो उसका मतलब ये है कि जितनी वैल्यूज यहाँ पे ग्रेटर होगी, वही वैल्यूज मैं इससे क्या करा दूंगा, सब्ट्रैक्ट करा दूंगा, ठीक है, या सब्ट्रैक्ट करवा के मैं वही टर्म हासिल कर दूंगा। लेकिन मुझे सब्ट्रैक्ट कराने की भी जरूरत नहीं, बल्कि यहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है, एस की वैल्यू ग्रेटर देन 55 आ रही है, तो उसका मतलब है यहाँ पर डुप्लीकेशन या डुप्लीकेट वैल्यूज मौजूद है। अब इस फॉर्मूले के जरिए से हमने जो मालूम किया, इससे देखो दोनों चीजें बैलेंस हो गई, ना मुझे ज्यादा स्पेस लगा ना मुझे ज्यादा टाइम लगा। लेकिन जब आप रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो वहां तो ऐसा थोड़ी होगा कि यार प्रॉब्लम को आप मैथ्स की कुछ इक्वेशन से सॉल्व करें। लेकिन यहां पर हमें ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि जब हम टाइम और स्पेस दोनों को लेकर चल रहे होते हैं, तो हमें एक ऐसे तरीके की जरूरत होती है जो इन दोनों को क्या करे, बैलेंस करे, जो इन दोनों को बैलेंस करे। एंड दैट इज द अप्रोच we learn behalf of the time and space complexity, right? You understand? अब आते हैं एक्चुअल टर्मिनोलॉजीज की तरफ कि जब हम स्पेस एंड टाइम को हैंडल कर रहे होते हैं तो हमें कुछ नोटेशंस की जरूरत होती है। नोटेशंस का मतलब ये है कि कुछ साइन की जरूरत होती है जिसके जरिए से हम कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और दिस साइन इज सेड टू बी अ एसिम्प्टोटिक नोटेशन। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज स्पेशली इन एल्गोरिथम एनालिसिस, ठीक है। एसिम्प्टोटिक नोटेशंस वो साइन है या वो सिंबल्स हैं जिसके जरिए से कॉम्प्लेक्सिटी को शो किया जाता है। एंड वेल नोन जो है वो बिग ओ है, तो बिग ओ इस तरह से लिखा जाता है, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो टर्म लिखे जा रहे होते हैं या वो फंक्शंस के नेम लिखे जा रहे होते हैं जिन फंक्शंस को रिप्रेजेंट करता है एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एन लिख सकता हूँ, एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है, क्यूब हो सकती है, ठीक है, एंड सो ऑन, डिफरेंट हो सकती है जो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो जब मैं बिग ओ लिखता हूं तो इसका मतलब है ये कि ये वर्स्ट कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, ये वर्स्ट कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, जबकि ये बेस्ट कंडीशन को और ये एवरेज कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तीन तरीकों से हम दिखा सकते हैं, बेस्ट, वर्स्ट एंड एवरेज कंडीशन, ठीक है। इसके अलावा स्मॉल ओ और स्मॉल थीटा भी होता है, ठीक है। वो क्या होता है, बस उसमें ग्रेटर देन का साइन के साथ जो इक्वल होता है वो इक्वल हटा देते हैं, या लेस देन इक्वल के साथ लेस देन का साइन रहता है, इक्वल हट जाता है, वो स्मॉल है, लेकिन वो काफ़ी कम इस्तेमाल होता है, ठीक है। वी आर नॉट गोइंग टू अ डेप्थ ऑफ एवरी इंडिविजुअल, एक्चुअली द मेन कॉन्सेप्ट इज हियर कि हम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते किस तरह से, उसकी नोटेशंस लिखी कैसे जाती हैं, जो डेटा स्ट्रक्चर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, तो वर्स्ट कंडीशन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? देखें, वर्स्ट कंडीशन का मतलब ये है कि हम किसी प्रॉब्लम के लिए अपर बाउंड डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा कोई चीज़ किस कंडीशन पर रन हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक टेलीविजन लिया और टेलीविजन का की कॉम्प्लेक्सिटी के लिए आप वर्स्ट कंडीशन बता रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज पे किस तरह की परफॉर्मेंस दे सकता है। तो अगर मुझे ज़्यादा वोल्टेज का पता चल जाए कि इसमें भी चल सकता है, तो अंडरस्टूड है कि वो उससे नीचे भी चलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर दो फंक्शंस दिखाए जा रहे हैं और दो फंक्शंस के दरमियान ये वो पॉइंट है जिसके बाद आप CGN वाले फंक्शन को देख रहे हैं कि वो कंप्लीटली क्या हो रहा है, आगे की तरफ जा रहा है। यानी कभी ऐसा नहीं हो सकता कि f(n) से मैच करे या मिले, क्योंकि इसकी जो वर्किंग है इन अ फॉर्म ऑफ द ग्रोथ वो काफ़ी हाई है और इसकी ग्रोथ कुछ इस डायमेंशन। इस फंक्शन को इस फंक्शन के साथ कंपेयर किया जाए तो इस फंक्शन के लिए ये इसका अपर बाउंड है, यानी ये इसको मैक्सिमाइज कंडीशन बता रहा है कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकता या इससे बदतरीन कोई कंडीशन नहीं हो सकती। कैसे? एक और आसान एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई सर्चिंग वैल्यूज़ है, एरे में से सर्च करना है, 5 एलिमेंट, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये एलिमेंट, और आप जिस नंबर को सर्च कर रहे हैं वो लास्ट में मौजूद है, तो ये इस सर्चिंग के लिए वर्स्ट कंडीशन है। लीनियर सर्च इस्तेमाल कर रहा हूँ मैंने, उन्होंने पहले में सर्च किया, फिर दूसरे में देखा, फिर तीसरे में देखा, चौथे में देखा, और उसके बाद फिफ्थ में मुझे एलिमेंट मिला, तो ये वर्स्ट कंडीशन। इससे ज़्यादा वर्स्ट नहीं हो सकती, ठीक, इसके अलावा कोई वर्स्ट है ही नहीं। इसके बेस्ट क्या हो सकती है कि पहले ही आपको वो टर्म मिल जाए जिसको आप सर्च कर रहे हो, और वो सर्चिंग टर्म 1 थी, यहाँ पे जिस तरह 5। और एवरेज क्या हो सकती है कि वो इन दोनों के दरमियान कहीं पे भी मिल जाए, मिड पे मिल जाए, यानी वो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कहीं पे भी इन दोनों के दरमियान, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर हम वर्स्ट इसलिए करते हैं क्योंकि वर्स्ट से हमें ये आइडिया हो जाता है कि इसकी बदतरीन ऐसी कंडीशन क्या है जिस पर इसकी वर्किंग स्ट्रैटेजी या वर्किंग स्टेप कैसे हो सकती है, ठीक। होप यू अंडरस्टैंड। लिखने का तरीका क्या है, f(n) इज इक्वल टू बिग O ऑफ G। बिग O ऑफ जो है वो नोटेशन है, G ऑफ n हमारा फंक्शन है, जो आपके एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, n कर रहा है, n स्क्वायर है, n क्यूब है, दीज आर द टर्म ऑफ द फंक्शन, राइट। व्हाट अबाउट द बेस्ट कंडीशन में दो फंक्शंस को आप देखें तो जो फंक्शन है हमारा वो हमारा लोअर बाउंड है, ठीक। लोअर बाउंड से मुराद ये है कि ये वैल्यूज कम से कम बता रहा है कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकती वैल्यूज, ठीक है, ये कम से कम वैल्यूज, इससे मजीद ज़्यादा नहीं हो सकती, और उसका जो कंपैरिजन है वो इस फंक्शन के साथ है।
और अगर आप ये पॉइंट देखो तो इस पॉइंट के बाद पहले अगर आप देखें तो चेंजिंग डिफरेंट फंक्शन है, लेकिन इसके बाद ये जो ऊपर वाला फंक्शन है वो कंप्लीटली ग्रोथ कर रहा है और ये नीचे ही रहेगा, ये इससे मैच नहीं हो सके। तो ये बेस्ट कंडीशन होती है जैसे फर्स्ट में मिल गया। और एवरेज का मतलब ये है कि दो कंडीशंस के दरमियान, यानी आपने वर्स्ट ले लिया और बेस्ट ले लिया और आप इन दोनों के दरमियान बता रहे हो कि इनके दरमियान ही मैं रह सकता हूँ, और यही है इनके दरमियान ही वैल्यूज मौजूद, ठीक है। इसको थीटा से रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है। तो इनके बिहाफ पर हमें आइडिया ये मिल रहा है कि एक्चुअली फंक्शंस की ग्रोथ को बिहाफ ऑफ द अनदर कंपैरिजन ऑफ द फंक्शंस हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करा कर उसकी ग्रोथ बताते हैं, या उस फंक्शंस के कॉम्प्लेक्सिटी को बता रहे होते हैं, इधर इन द बेस्ट वे, एवरेज वे और द वर्स्ट, जिससे अंदाजा हो जाता है देखते हुए कि इसको कितना स्पेस या कितना टाइम। एंड रिमेंबर the same asymptotic notations are used for the both term time and space. टाइम के लिए आप कॉम्प्लेक्सिटी लिख रहे हो या फिर स्पेस के लिए लिख रहे हो, दोनों में ही सेम नोटेशन का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर जो हम नोटेशंस कॉम्प्लेक्सिटी के फॉर्म पर पूछ रहे होते हैं वो नॉर्मली टाइम के लिए पूछा जा रहा होता है, ठीक है। लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि स्पेस भी किस तरह से वर्क करता है, तो सारी चीज़ें हम टाइम टू टाइम में भी डिस्कस करें, ठीक है। मैं इसकी मजीद डेरिवेशन में प्रूवमेंट पर नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। हम एग्जाम्पल्स देखेंगे तो ये बातें हमें और भी अच्छी तरीके से क्लियर होने लगेंगी कि वर्स्ट कंडीशन में बिग ओ किस तरह से इस्तेमाल होता है और हम किस तरह से फाइंड करते हैं। ओके, सबसे पहले कुछ प्रॉब्लम देखते हैं टाइम स्पेस के रिस्पेक्ट से, ठीक है। अभी हमने कंपैरिजन देख लिया दो एल्गोरिथम्स के दरमियान, और जब मैं टाइम की बात करूंगा तो इसका मतलब ये है कि टाइम में हम नंबर ऑफ स्टेप्स को देख लेंगे, नंबर ऑफ स्टेप्स को, या फिर नंबर ऑफ ऑपरेशंस को, कितने उसमें ऑपरेशंस हो गए, ये कुछ ना। तो पहला जो कोड एग्जांपल है हमारे पास वो एक लूप का है। इस लूप की वैल्यूज जो है वो i से स्टार्ट हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है और किस टर्म तक जा रही है, n तक, विच मीन वी आर नॉट श्योर कितने नंबर्स n के हो सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखें थर्ड जो इंक्रीमेंट पार्ट है वो एक एक की इंक्रीमेंट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो नेम मैंने फादर्स एंड CS लिखा है ये फर्स्ट आइट्रेशन से स्टार्ट होगा, यानी 0 आइट्रेशन से स्टार्ट होता है प्रिंट होना, और उसके बाद किस टर्म तक जाएगा, n टर्म तक जाएगा, ठीक है। और इस बिहाफ पर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या होगी, n कॉम्प्लेक्सिटी होगी, यानी वर्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है कि मैं एक ही एलिमेंट प्रिंट कराऊं या वर्स्ट में क्या n तक जाऊं। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नंबर ऑफ स्टेप्स के बिहाफ पर होगा बिग O ऑफ n, राइट, वेरी सिंपल। द नेक्स्ट वन सेम लूप के साथ है, ठीक है, सेम लूप जैसे ऊपर मौजूद है और लेस देन वैल्यूज इक्वल टू n है। अब यहाँ पे कंडीशन जो है ना, बगौर अगर आप कंडीशन देखो तो ये है i+2, ठीक है। i+2 का मतलब है, ये इक्वल साइन 2 का मतलब ये है कि हर आइट्रेशन पे वैल्यूज 2 का इंक्रीमेंट होगा, यानी 0 से वो 2 होगा, 2 से 4 होगा, 4 से 6 होगा, फिर 8 होगा, एंड सो ऑन टिल द वैल्यूज ऑफ n। इसका मतलब है कि हर एक वैल्यूज इंक्रीमेंट हो रही है और उस इंक्रीमेंट में 2 का गैप रह रहा है, पहले हमारे पास 1 का गैप था। तो बिहाफ ऑफ दिस ये n टर्म तक जा रहा है तो ये इसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी n होगी। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट टर्म अगर आप नंबर्स के बिहाफ पे देखें तो ये वो नंबर्स हैं जो डिवाइड हो रहे हैं, हर एक नंबर्स 2 से डिवाइड हो रहा है। तो अगर मैं ये कहूं कि ये कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर बिग O ऑफ n तो है, लेकिन वो n जो यहाँ पर लिखा जा रहा है, वो हमेशा डिवाइड बाय क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, कंप्लीटली डिवाइड बाय 2 हो सकता है, तो मैं इसकी नोटेशन n/2 लिख सकता हूँ। नेक्स्ट, जब भी हम किसी फंक्शंस को इन अ फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी लिखते हैं तो ऑलवेज रिमेंबर कि अगर मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल 3x², ठीक है, प्लस 5x प्लस 9, तो इसमें हायर ऑर्डर की जो टर्म है सिर्फ उसे कंसीडर किया जाएगा, इसके अलावा जो लोअर ऑर्डर है आप उसे इग्नोर करेंगे, ठीक है। हायर ऑर्डर में जो कांस्टेंट टर्म है उसे भी इग्नोर किया जाएगा, तो सिर्फ क्या टर्म बच गया, x²। रिमेंबर इन अ फॉर्म ऑफ दी जब आप एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं तो सिर्फ इसी टर्म को आप कंसीडर करते हैं। दैट्स व्हाई बेस्ड ऑन दिस हम 2 को इग्नोर कर सकते हैं। बिहाफ ऑफ दिस कॉम्प्लेक्सिटी क्या बन गई, बिग O ऑफ n। यही वजह कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि n ही होगी, लेकिन कैसे n होगी उस चीज को भी हमने यहाँ पर समझ लिया। द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट में हमारे पास 2 लूप्स की एग्जांपल है, ठीक है। रिमेंबर द बोथ लूप्स आर नॉट नेस्टेड, दे आर सेपरेट। 2 हमारे पास यहाँ पर एरे मौजूद है, एरे को हमने आइट्रेट करवाया, i की वैल्यू 0 से लेकर n तक चल रही है और वो उसे प्रिंट कर रही है, ठीक है। वी आर नॉट कंसर्निंग अबाउट कितनी वैल्यूज प्रिंट किस तरह से हो रही है, क्या वर्ड करवा रहे हो, हम n टर्म को देख रहे होंगे कि लूपिंग में n टर्म कहाँ पर इस्तेमाल हो रही है, यानी n को कहाँ पर इंटरटेन किया जा रहा है। तो ये n टर्म तक चल रही है तो मैं कह सकता हूँ कि ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी n हो गई,
ठीक है। सेकंड लूप देखें तो उसका ताल्लुक ऊपर वाले लूप से नहीं है, यानी एम ट्रम में कहीं पे भी एन यूज नहीं हो रहा। तो आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट हुई, एम की कंडीशन तक चली और वो आइटरेट होती रहेगी और उसके बाद जो आपने फंक्शनैलिटीज बताई है वो परफॉर्म होगी, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो गई एन। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ओवरऑल हो गई बिग O ऑफ एन प्लस एन। ठीक है, एम प्लस एन क्यों कर रहा हूं, क्योंकि द बोथ लूप्स आर सेपरेट टू ईच अदर। अगर वो नेस्टेड होते तो मैं मल्टीप्लाई करता, जिस तरह हम पैटर्न की लॉजिक में कर रहे होते। ठीक है, तो ये सिंपल एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी हो गई एन प्लस एन। राइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमारे पास नेस्टेड की कंडीशन आ गई। अगर आप नेस्टेड कंडीशन को देखो तो फर्स्ट लूप यहाँ पर 0 से स्टार्ट हो रहा है, फिर वो लेस देन एन तक जाता है आई प्लस प्लस। राइट, फिर जे की वैल्यू स्टार्ट होती है, जे इज लेस देन एन, यानी ये लूप सेपरेट है और ये लूप सेपरेट, लेकिन ये नेस्टेड है। ठीक है, नेस्टेड होने की वजह से क्या हो रहा है कि ये वाले लूप की फर्स्ट आइटरेशन पे पेरेंट की फर्स्ट आइटरेशन पे चाइल्ड लूप कंप्लीट चलेगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये हो गया एन और ये हो गया एम, और इन दोनों को मिलाकर अब मैं प्लस नहीं करूंगा बल्कि मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैं लिख सकता हूं एन डॉट एम। क्यों? क्योंकि ये नेस्टेड। तो ये तरीका हो गया कॉम्प्लेक्सिटी आइडेंटिफाई करने का, यानी एन मल्टीप्लाई बाय एम जितने स्टेप्स होंगे वो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, लेकिन यहां पर क्या होगा एम, क्योंकि एम सेपरेट लूप है और एन सेपरेट लूप है, तो उनका सम जो ऑपरेशन होगा दैट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। द नेक्स्ट वन, ये अभी हम देख चुके हैं वैसे इस सेम लॉजिक पे। तो आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, लेस देन इक्वल टू एन है, लेकिन आई मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू के, यानी हर टर्म को हम के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें। के कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो जिस टर्म आप लोगे उसके मुताबिक आपकी आइट्रेशन बनेगी। ठीक है, उसी टर्म के मुताबिक आइट्रेशन बनेगी। जिस तरह भी हमने यहाँ पर देखा कि एन डिवाइड बाई 2, तो बेस्ड ऑन के वैल्यूज एन डिवाइड बाई 3 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो क्या मैं डायरेक्टली इन शॉर्ट कह सकता हूँ कि इसका एल्गोरिथम मैं बिग O ऑफ एन लिख सकता हूँ, बाकी डिवाइड बाय 2, 3 के की वैल्यूज को इग्नोर कर सकता हूं। राइट, द नेक्स्ट वन, हियर इज अनदर वन। ये लिंक मैं अभी दिखाता हूं, इसमें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मौजूद है, आप उसको भी जरूर सॉल्व कीजिएगा। लूप है यहाँ पर, तो हमारा फर्स्ट लूप एन टाइम चल रहा है। ठीक है, एज यूजुअल जिस तरह से हमने जितने भी देखे, तो ये एन वैल्यूज हो गई। नेस्टेड को देखें तो जे इज बेस्ड ऑन दी आई वैल्यूज, आई प्लस 1 के साथ जे इज लेस देन एम है और फिर जे प्लस प्लस हो रहा है, तो इसकी आइट्रेशन हो रही है यहाँ पर नेक्स्ट मूव के साथ। अगर हम इसको कंप्लीटली ड्राइव करें तो कंप्लीट मैथमेटिकल इक्वेशन बनकर ड्राइव होगी, एंड वी आर नॉट गोइंग टू डेप्थ ऑन इट, क्योंकि नॉर्मली क्वेश्चन जो अराइज होता है वो बेस्ड ऑन द हायर ऑर्डर होता है, तो हमें यहाँ पर हायर ऑर्डर को ही कंसीडर करना है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि एन मल्टीप्लाई बाय एन के फॉर्म पर उसकी नोटेशंस लिखी जा सकती हैं। ठीक है, इन शॉर्ट, so based on this the complexity will be big O of n multiplied by n, right? That's the simplest form to understand कि एक एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी किस तरह से निकाली जाती है। इसी तरह से कॉम्प्लेक्सिटी के कुछ फंक्शंस के अनदर्स नेम हो सकते हैं, जिस तरह से आप जब बाइनरी सर्चिंग करते हैं तो वहाँ पर आप कॉम्प्लेक्सिटी को log n के फॉर्म पर लिखते हैं। इसका मतलब ये है कि आप अपने प्रॉब्लम को डिवाइड एंड कन्वर्ट्स यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर एल्गोरिथम। आपने अपने प्रॉब्लम के स्मॉल चंक्स बनाए, ठीक है, लाइक दिस, उससे सॉल्व किया, और स्मॉल जब सॉल्व हो गए तो उसको दोबारा आपने ज्वाइन कर दिया कंप्लीट सोल्यूशन। तो ऐसी प्रॉब्लम जहाँ पर ब्रेक डाउन करके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा रहा होता है, वहाँ पर हम नॉर्मली log n कॉम्प्लेक्सिटी लिख रहे होते हैं। इसी तरह से n log n के फॉर्म पर कॉम्प्लेक्सिटी लिखी जा रही होती है। इसका मतलब है कि n टर्म है और उसके बाद की जो वैल्यूज है या सोल्यूशन है उसको ब्रेक डाउन करके सॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, फैक्टोरियल के फॉर्म पर कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, ये काफ़ी हायर ऑर्डर वैल्यूज होती है जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स वे शो करती है फंक्शन के इन अ फॉर्म ऑफ द नोटेशन। तो नॉर्मली n स्क्वायर, n क्यूब, log n log n फैक्टोरियल, एक्सपोनेंशियल वैल्यूज, इस तरह की कॉम्प्लेक्सिटीज को नॉर्मली नोटेशन वाइज हम CS के अंदर एल्गोरिथम में इस्तेमाल होता हुआ देखते हैं। राइट, होप यू अंडरस्टैंड। ये जो मैंने लिंक दिया हुआ है इसमें कुछ क्वेश्चंस मौजूद हैं, आर्टिकल्स में कुछ पाइवर्ड्स स्टेटमेंट लिखे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं शो कर रहा हूँ। हाईली रिकमेंड कि आप कोडिंग निंजास की इस लिंक पर ज़रूर आएँ। यहाँ पर सबसे पहले देखें, जैसे मैंने टर्म्स जो बताए थे आपको, वो फंक्शंस के बाय नेम लिखे हुए हैं। लॉगरिथमिक हो सकता है फंक्शन, लीनियर हो सकता है, n स्क्वायर हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है, पॉलिनोमियल हो सकता है, वो नेम लिखे हुए हैं। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है एनालाइजिंग के एल्गोरिथम का चंक ऑफ कोड लिखा हुआ है, उसके बाद उसका सोल्यूशन भी मौजूद है, लेकिन आप उसको रीड करेंगे तो और भी बेहतर तरीके से अंडरस्टैंडिंग होगी। सोल्यूशन पे आप डायरेक्टली जंप ना करें। रोटेशंस है, चंक ऑफ कोड, उसका सोल्यूशन लिखा हुआ है। लॉग n क्यों है? क्योंकि हम बार बार n के की वैल्यूज में इंक्रीमेंट मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 का, और ये लेस देन k के साथ चल रहा है। फर्दर एक्सप्लेनेशन भी कैसा क्यों हो रहा है। इसी तरह से n log n की मैंने एग्जांपल दी, उसका भी एक प्रॉब्लम यहाँ पर मौजूद है। कांस्टेंट टाइम, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। कांस्टेंट टाइम की कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये है कि एक ऐसा एल्गोरिथम जिसमें n टर्म ना हो, डायरेक्टली वैल्यूज लिखी,
ठीक है। जैसे हम यहाँ पर जब कंसीडर कर रहे हैं तो यहाँ पर n, अगर मैं इस n को काट के यहाँ कोई नंबर लिख दूँ तो उसका मतलब ये हुआ कि ये कांस्टेंट टाइम, हम नंबर ऑफ स्टेप जान चुके हैं कि 10 लगेगा, तो उसका मतलब है वो कांस्टेंट टाइम, और उस कांस्टेंट टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए नोटेशन बिग O ऑफ 1 लिखा जाता है। ये जब टर्म आप देखेंगे इसका मतलब है कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर लग रही है। फिर इसी तरह से n स्क्वायर है, यानी n मल्टीप्लाई बाय n के कुछ प्रॉब्लम्स थे। तो होप यू अंडरस्टैंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है और किस तरह से निकाली जाती है, और नंबर ऑफ स्टेप्स के ज़रिए से हम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकाल रहे होते हैं। यही वजह है कि इन टर्मिनोलॉजीज़ को, डेटा स्ट्रक्चर्स की, जब भी आप कोई एल्गोरिथम पढ़ेंगे तो उसके लास्ट में नॉर्मली मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि इस एल्गोरिथम की वर्स्ट कंडीशन क्या है। उसका मतलब ये है कि जो एल्गोरिथम हमारे पास मौजूद है या जो कोड मौजूद है, उस कोड को हमने रीड किया और उसके n नंबर ऑफ स्टेप्स को काउंट करके हमने उसकी वर्स्ट कंडीशन देख ली कि वर्स्ट कंडीशन पे ये n अप्रोच या n स्क्वायर या log n की कॉम्प्लेक्सिटी रखता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। राइट, होप यू अंडरस्टैंड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कॉन्सेप्ट। अगर हम कुछ रीजन की पॉइंट्स में बात करें कि हम ये चीज़ क्यों पढ़ रहे होते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी जिक्र किया, लेकिन बाय वर्ड एक चीज़ रिकॉल हो जाए तो अच्छा है। वाई वी एनालाइज द एल्गोरिथम बिकॉज वी फाइंड द परफॉर्मेंस, वी वांट टू फाइंड द परफॉर्मेंस एंड कंपेयर विद अदर्स, यानी एक से ज़्यादा सोल्यूशन है तो हम परफॉर्मेंस में उसको कंपेयर कर रहे होते हैं। वी कैन नॉट फाइंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोग्राम बेस्ड on the dependent on the operating system या machine or compiler or interpreter, because the complexity of the algorithm are independent from these parts of the machines. Therefore, we need to separate steps which is independent from any specific program or machine. Therefore, our solution are independent and as a universal solution in a field of the CS, AI and other field जहाँ पर algorithms को इस्तेमाल किया जा रहा होता है। Right. अब आते हैं उस स्टेप पर जब हमने अपना सेशन स्टार्ट किया था तो वहाँ पर हमने देखा था कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ एक टर्म है रैम मॉडल, जिसे कहा जाता है रैंडम एक्सेस मशीन। ये क्या चीज़ है और ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हमें क्या प्रोवाइड कर रही होती है, यानी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड करने के लिए रैम मॉडल का क्या किरदार है। राइट, सो द रैम मॉडल विच मीन रैंडम एक्सेस मशीन, इट्स मेजर्स द रन टाइम ऑफ एन एल्गोरिथम। क्या मेजर करता है? रन टाइम ऑफ द एल्गोरिथम्स को मेजर करता है बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ द स्टेप्स। ठीक है, यानी रैंडम आपको रैम मॉडल ये बता रहा है कि नंबर ऑफ द स्टेप रन टाइम ऑफ द एल्गोरिथम्स में कितने हैं आपके एल्गोरिथम्स के, क्या क्या वो नंबर ऑफ स्टेप्स हो सकते हैं या काउंटिंग ऑफ स्टेप्स हो सकते हैं जो आपके एल्गोरिथम में मौजूद है। एंड आइडियलाइज नोटेशन ऑफ हाउ द कंप्यूटर वर्क, यानी ये एक ऐसा आइडियलाइज नोटेशन है जिससे हमें ये पता चलता है कि कंप्यूटर वर्क किस तरह से कर रहा है नंबर ऑफ स्टेप्स के बिहाफ पे। Each simple operations, for example, there is an operation in your algorithm, for example, addition of the two variable, multiply, divide, equal sign, assignment operator or if condition, it takes exactly one step. यानी आपके algorithm में कहीं पर a equal to something values लिखी हुई है like this, या if की condition है कोई जिसमें आप चेक कर रहे हो कि a is greater than equal to 0, तो ये जो steps हैं ये one step पे consider, यानी इन्हें मैं एक steps ले रहा हूँ। Each memory access takes exactly one step, यानी अगर आप कोई जो चीज़ मेमोरी को एक्सेस कर रही है या मेमोरी को आप पॉइंटर के जरिए से किसी स्टेप्स के जरिए से एक्सेस कर रहे होंगे तो वो भी एक स्टेप्स। द नेक्स्ट वन, लूप्स एंड मेथड कॉल आर नॉट सिंपल ऑपरेशन। हम जानते हैं कि लूप्स और मेथड को जब कॉल किया जा रहा था तो वो एक सिंपल स्टेप नहीं होता, बल्कि वो डिफरेंट साइज का हो सकता है जो कि मेंशन है, बट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द डेटा एंड द कंटेंट ऑफ द मेथड। और यही चीज़ अभी हम प्रीवियस एग्जाम्पल में देखे आ रहे हैं कि जब हमें लूप मिल रहा है तो उस पे कंडीशन जो है ना वो इस तरह से लिखी है, ग्रेटर देन इक्वल टू समथिंग वैल्यूज या आई इज लेस देन इक्वल टू समथिंग वैल्यूज। तो ये डिपेंड नहीं कर रहा कि कांस्टेंट वैल्यूज नहीं, बल्कि ये साइज ऑफ द डेटा पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और हमें जैसे साइज ऑफ डेटा मिलेगा तो हम उसे एक्जैक्टली वन स्टेप नहीं लेंगे, बल्कि वो टर्म लेंगे जो वहां पर मौजूद है, इधर वो n हो 10 हो या वट एवर कुछ भी। तो इस रैम मॉडल के जरिए से हमें नंबर ऑफ स्टेप्स मिल रहे होते हैं जो कि इन फ्यूचर जब आप नेक्स्ट स्टेप पर उस चीज़ को देखते हैं तो जो हमारे पास रैम है, एग्जैक्टली जो मेमोरी उसकी बात कर रहा हूँ, ये तो रैंडम एक्सेस मशीन थी, और जो मेमोरी है हमारे पास उस मेमोरी को ये यूटिलाइज करता है एक स्टेप्स। ठीक है, इसमें जाकर सेव होता है और फिर ये फर्दर फ्लैग्स को, ठीक है, या रजिस्टर को इस्तेमाल करते हुए कंपाइलर पे जा रहा होता है। वो एग्जीक्यूशन और रनिंग जो स्टेप्स होती है कि कोड किस तरह से रन हो रहा है, वो सारे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होते हैं। ठीक है, तो रैम मॉडल एक इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है नंबर ऑफ स्टेप्स को काउंट करने के लिए, और उस काउंटिंग के जरिए से हमें नोटेशंस के या स्पेस का पता चल रहा होता है कि कितना टाइम उसने लिया उस एल्गोरिथम्स को एग्जीक्यूट करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। होप यू अंडरस्टैंड ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ दिस वीडियो लॉन्ग ज़रूर हुई
लेकिन हमने एक-एक एस्पेक्ट्स ऑफ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अंडरस्टैंड किया। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। सी यू देयर।